तो बच्चों आज इस चैप्टर का 7वां पार्ट यानी कि 7वां लेक्चर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ा बीटा एवं गामा किरणें एवं उनके गुण। अल्फ़ा बीटा गामा किरणें एवं उनके गुण। तो देखिए बेटा, किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित या नाभिक से उत्सर्जित जो अल्फ़ा बीटा एवं गामा किरणें हैं, इनको हम नाभिकीय विकिरणें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विकिरणें भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम अल्फ़ा कण कहो या फिर अल्फ़ा किरण कहो, इसके गुण पढ़ते हैं। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा। तो मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से सुंदर सुंदर इसके नोट्स लिखने हैं, लेकिन इस पर 2-3 प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों को एक साथ लिखा है। मैन इनके पॉइंट मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं। तो अब मैं समझाता हूँ इनको। देखो, सबसे पहले अल्फ़ा कणों के गुण में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आप इस प्रकार से याद ध्यान रखो कि अल्फ़ा कणों के गुण, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा कण या अल्फ़ा किरण क्या होती है। उसके बाद में उनका आवेश या द्रव्यमान क्या होता है। इसी प्रकार से बीटा कण या बीटा किरण क्या होती है, उनका आवेश और द्रव्यमान क्या होता है। गामा किरण या गामा कण क्या होते हैं, उनका आवेश और द्रव्यमान क्या होता है। सीख लिया। इसके बाद में हम जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में अल्फ़ा कणों को रखते हैं, तब ई और बी के अंदर इनका व्यवहार क्या होता है। विद्युत क्षेत्र को हम ई से निरूपित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को बी से निरूपित करते हैं। ई व बी में अल्फ़ा का व्यवहार क्या है, बीटा का व्यवहार क्या है, गामा का व्यवहार क्या है। अल्फ़ा कणों का वेग क्या है, बीटा कणों का वेग क्या है, गामा कणों का वेग क्या है। उसके बाद में अल्फ़ा कण की आयनन क्षमता क्या है, आयनन क्षमता क्या होते हैं सिखाएंगे। बीटा की आयनन क्षमता, गामा की आयनन क्षमता, अल्फ़ा की परास, बीटा की परास, गामा की परास, अल्फ़ा की भेदन क्षमता, बीटा की भेदन क्षमता और गामा की भेदन क्षमता। फोटोग्राफिक प्लेट पर अल्फ़ा कणों का प्रभाव, बीटा कणों का प्रभाव और गामा कणों का प्रभाव। और अल्फ़ा उत्सर्जन, किसी भी जब रेडियो एक्टिव नाभिक से अल्फ़ा किरण उत्सर्जित हो जाती है, तब उसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। बीटा कणों के उत्सर्जन से क्या प्रभाव पड़ता है, गामा के उत्सर्जन से क्या प्रभाव पड़ता है। अल्फ़ा कणों का जो स्पेक्ट्रम है, ऊर्जा का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, बीटा का कैसा होता है, गामा का कैसा होता है। ये बातें हम इस भाग में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा कण। अल्फ़ा कण क्या है? अल्फ़ा कण एक धनावेशित कण है। अल्फ़ा कण क्या है? एक धनावेशित कण है। हालांकि अल्फ़ा कण के बारे में मैं आपको 13वें अध्याय में भी पढ़ा चुका हूँ, 14वें अध्याय में भी इसकी चर्चा हुई है और 15वें अध्याय में फिर चर्चा हो रही है। तो अल्फ़ा कण क्या है? एक धनावेशित कण है, ठीक है, तथा यह एक द्विआयनित हीलियम परमाणु है। अब हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं हीलियम के परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता हूं, तो पीछे जो बचेगा उसको मैं क्या बोलूँगा? द्विआयनित हीलियम परमाणु। अर्थात पीछे क्या रह गया? केवल हीलियम का नाभिक रह गया। तो उस हीलियम के नाभिक 2He4 को, उस हीलियम के नाभिक 2He4 को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा कण कहते हैं। हीलियम परमाणु से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं, तब जो पीछे शेष रहता है हीलियम का नाभिक, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा कण बोलते हैं। अब आवेश, आवेश के बारे में भी मैं बता चुका हूँ भाई। यहाँ पर जो पैरों में लिखते हैं ये क्या होता है? चार्ज नंबर, आवेश संख्या होती है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? +2e। हीलियम के नाभिक पर कितना चार्ज होता है? +2e। अर्थात अल्फ़ा कण का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का, प्रोटॉन पर कितना होता है आवेश? +e, और अल्फ़ा कण पर कितना है? +2e, ठीक है ना। अब अल्फ़ा कण पर +2e कैसे हुआ, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ 13वें अध्याय में भी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आप देखो, यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसमें 2 प्रोटॉन है और ऊपर द्रव्यमान संख्या 4। द्रव्यमान संख्या क्या बताती है? न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की कुल संख्या को। अब अगर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की कुल संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दूंगा तो क्या बचेगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन कितने? 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता नहीं है, प्रोटॉन पर आवेश कितना है? +e। 2 पर कितना हो जाएगा? +2e। तो अल्फ़ा कण पर आवेश कितना होता है? +2e होता है, यानी कि प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। और इसमें 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो अल्फ़ा कण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई भाई अल्फ़ा कण की बात। समझ में आई बात आपको? अल्फ़ा कण एक द्विआयनित हीलियम परमाणु है। इसका आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना और इसका जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है।
बात आई समझ में। अब दूसरा 2 नंबर देखो, ई व बी में व्यवहार। चूंकि अल्फा कण क्या है, धनावेशित है, अतः विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। मान लो किसी स्थान पर मान लो विद्युत क्षेत्र है या फिर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो वहाँ से अगर अल्फा कण गुजरेगा तो वो क्या होगा, विक्षेपित होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण उसके ऊपर क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। ठीक है, विद्युत बल कितना लगेगा, F बराबर QE, चुंबकीय बल कितना लगेगा, F बराबर QVB। ये हम 7वें पाठ में पढ़ेंगे। जब Q आवेश V वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल कितना लगता है, बराबर QVB। इन बलों के कारण अल्फा कण क्या होगा, विक्षेपित होगा। परंतु अल्फा कण है वो क्या है, भारी। ये इनकी तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक अध्ययन को हमेशा सारणी के रूप में पॉइंट्स बनाकर लिखना चाहिए ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो अब अल्फा कण है वो बीटा और गामा से भारी होता है। अल्फा कण है वो बीटा और गामा से भारी होता है, यानी कि इनका द्रव्यमान ज़्यादा है, भारी है। इस कारण इनके ऊपर बल लगने के कारण ये विक्षेपित तो होता है, परंतु बीटा कणों की तुलना में इसका विक्षेप क्या होता है, कम होता है। बीटा कणों की तुलना में इसका विक्षेप क्या होता है, कम होता है। बात आ गई समझ में। और गामा है वो विक्षेपित होंगे ही नहीं, क्यों, वो हम आगे बताएंगे, क्योंकि उन पर आवेश नहीं होता है। तो अल्फा कण है वो ई व बी में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विक्षेपित होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर विद्युत बल और चुंबकीय बल लगता है। परंतु इनका विक्षेप है वो बीटा कणों की तुलना में कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि अल्फा कण है वो बीटा कणों से भारी है, अर्थात इनका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इनके वेग की, कि अल्फा कणों का जो वेग है वो उस इनके वेग की परास 1.4 × 10⁻7 से लेकर लगभग 1.7 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब एक बात सुनो, अब अगर मैं मान लो ये 1.4 × 10⁻7 है, इसमें 10 से गुणा करवा दूं और 10 से भाग दे दूं तो क्या बन जाएगा, 0.14 × 10⁸ और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। अब मैं इसको 1.4 × 10⁻7 और 1.7 इनका लगभग औसत मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.05 C, क्योंकि 0.05 गुणा C का मान 3 × 10⁸ लिखूंगा तो कितना आएगा, 0.15 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो लगभग इसके बराबर आ गया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा कणों का जो वेग है वो 1.4 से लेकर 1.4 × 10⁸ से लेकर के 1.7 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तक होता है। या फिर हम इसको प्रकाश के वेग के पदों में लिखना चाहें तो अल्फा कणों का वेग v अल्फा लगभग किसके बराबर, 0.05 C, क्योंकि C का मान 3 × 10⁸ रखेंगे तो लगभग 0.14 0.15 के आसपास ही आ जाता है, इसका गुणा करवाओगे तो। ठीक है, अब चौथा आता है आयनन क्षमता। आयनन क्षमता देखो क्या होती है, जब अल्फा कण किसी गैस में से गुजरते हैं, ये मान लो गैस है, यहाँ पर ये गैस है, और अल्फा कण जब गैस में से गुजरते हैं तो गैस के परमाणुओं से टकराकर उनमें से इलेक्ट्रॉनों को क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिससे गैस का परमाणु क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। अर्थात गैस का ये क्या कर देते हैं, आयनीकरण कर देते हैं। गैस का क्या कर देते हैं, आयनीकरण कर देते हैं। और ये आयनीकरण किस हद तक कर पाते हैं, किस सीमा तक कर पाते हैं, वो इनकी क्या होती है, आयनन की क्षमता होती है। तो अल्फा कणों की आयनन क्षमता है वो बीटा कणों से 100 गुना ज़्यादा होती है और गामा कणों से 1000 गुना ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है कि भाई इनकी आयनन क्षमता है, अल्फा की आयनन क्षमता बीटा व गामा से अधिक होती है, क्यों, 2 नंबर का प्रश्न बनता है कि अल्फा कणों की आयनन क्षमता बीटा कणों एवं गामा कणों से अधिक होती है, क्यों। तो मेरी बात सुन लो बेटा कि इसका कारण क्या है कि अल्फा कण पर आवेश है वो बीटा और गामा की तुलना में अधिक होता है, गामा पर तो आवेश होता ही नहीं है। तो अब मेरी बात सुन लो, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, विद्युत बल लगाना पड़ेगा। अब आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा विद्युत बल का मान उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अब अल्फा कण पर आवेश का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो अल्फा कण है वो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा प्रबल आकर्षण बल लगाते हैं। अल्फा कण पर धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, तो इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल लगता है। दूसरा, ये भारी होने के कारण इनका कुछ वेग क्या होता है, बीटा कणों की तुलना में कुछ कम होता है। ठीक है, बीटा कणों की तुलना में कुछ कम होता है, इस कारण ऊर्जा का आदान प्रदान ज़्यादा करते हैं। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो भी मेरे पास
पैसा है, पैसे का बैग भरा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मतलब अल्फा कण के पास आवेश ज़्यादा है, और मैं अब पैसा बहुत है, और मैं ये जो गरीब बैठे हैं यहाँ पर बहुत सारे, और इनके बीच में से मैं गुजर रहा हूँ, और मैं बहुत भारी हूँ, तो अगर मैं दौड़ के जाता तो बहुत कम पैसे में गरीबों को बांट पाता, लेकिन अब मैं भारी होने के कारण धीरे धीरे जा रहा हूँ तो मैं पैसे भी ज़्यादा बांट पाऊँगा। तो यानी कि ऊर्जा का विनिमय क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऊर्जा का विनिमय किसके बीच में, अल्फा कण और परमाणुओं के बीच में ऊर्जा का विनिमय क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा बाहर निकलेंगे, अर्थात इनकी आयनीकरण की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अल्फा कणों की आयनन क्षमता बीटा एवं गामा से अधिक होती है। क्योंकि अल्फा कणों का आवेश बीटा की तुलना में अधिक होता है, और इनका वेग इनका द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनका वेग क्या होता है, कुछ कम होता है। इस कारण ऊर्जा का विनिमय अधिक हो पाता है और इलेक्ट्रॉनों पर प्रबल आकर्षण बल लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी आयनन क्षमता क्या होती है, बीटा एवं गामा की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। बात आ गई समझ में। अब देखो आयनन क्षमता के बाद में, आयनन क्षमता समझ में आई कि भी जब अल्फा कण किसी गैस में से गुजरती है तो गैस के परमाणुओं से क्या करती है, टकराती है, ठीक है। परमाणुओं से टकराकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती हैं, ठीक है, जिससे गैस का क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं किसकी, परास की। परास क्या होता है कि सामान्य ताप एवं दाब पर अल्फा कणों द्वारा वायु में तय की गई दूरी को, सामान्य ताप एवं दाब पर अल्फा कणों द्वारा वायु में तय की गई दूरी को अल्फा कणों की परास कहते हैं। अब मेरी बात सुन लो, मैं घर से चला हूँ, रोटी पानी जो भी मैंने खाया है, अब वो खाने के बाद मुझे ऊर्जा मिली, अब मैं चलता हूँ, मैं 1 किलोमीटर जा करके बैठ जाता हूँ, तो भैया वो मैं सामान्य ताप और दाब के ऊपर 1 किलोमीटर तक चलता हूँ, वहाँ तक मेरी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, मैं थक जाता हूँ और फिर बैठ जाता हूँ, तो वो मेरी परास हो गई। इसी प्रकार से अल्फा कण क्या होता है कि सामान्य ताप एवं दाब पर अल्फा कण द्वारा वायु में चली गई दूरी को अल्फा कण की हम क्या कहते हैं, परास कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अल्फा कण के द्वारा तय की गई वह दूरी जहाँ तक उसकी आयनन क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आयनन क्षमता समाप्त हो गई, भाई मैं पैसे बांट रहा हूँ और मैं पैसे बहुत ज़्यादा बांट रहा हूँ, क्योंकि इनकी आयनन क्षमता ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा बांट रहा हूँ, तो मेरा बैग थोड़ी सी दूर जाते ही खाली हो जाएगा पैसों का बैग, तो फिर मैं वहाँ पर बैठ जाऊँगा। तो अल्फा कण है ये ऊर्जा का आदान प्रदान ज़्यादा करते हैं और इस कारण ये थोड़ी ही दूरी तक चल करके रुक जाते हैं, यानी कि इनकी आयनन क्षमता खत्म हो जाती है। तो अल्फा कण द्वारा चली गई वह दूरी जहाँ तक उसकी आयनन क्षमता समाप्त हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परास बोलते हैं। तो इनकी परास है वो वायु में, इनकी जो परास होती है वो वायु में 2.7 सेंटीमीटर से 8.6 सेंटीमीटर तक होती है। वायु में 2.7 सेंटीमीटर से 8.6 सेंटीमीटर तक होती है। बात आई समझ में। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है कि अल्फा कण की, ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई अब मैं आपसे ये पूछूं कि अल्फा कण की परास ज़्यादा होती है या बीटा की, किसकी ज़्यादा होती है, पैसे ज़्यादा कौन दे रहा है, कौन बांट रहा है, अल्फा कण, यानी कि ऊर्जा कौन ज़्यादा, आयनन क्षमता किसकी, आयनन क्षमता ज़्यादा होने का मतलब ये ज़्यादा ऊर्जा देगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो थोड़ी दूरी चल पाएगा। तो अल्फा कण की जो परास होती है वो बीटा से कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि बीटा कण हल्के होते हैं, वो तेज़ गति से निकल जाते हैं, उन पर आवेश भी कम होता है, तो इसके कारण वो उनकी आयनन क्षमता भी कम होगी। आयनन क्षमता कम होगी तो लोगों को पैसा कम दूंगा तो मैं ज़्यादा दूर तक जा पाऊंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अल्फा कण की आयनन क्षमता अधिक होने के कारण इनकी परास क्या होती है, कम होती है बीटा की तुलना में, ठीक है। वायु में लगभग 2.7 सेंटीमीटर से 8.6 सेंटीमीटर तक होती है। अब अल्फा कण की परास और क्षयांक लैम्डा और इसकी ऊर्जा, अल्फा कणों की ऊर्जा के लिए एक नियम होता है जिसे हम गाइगर एवं नटाल का नियम कहते हैं। तो वो मैं इसके बाद पढ़ाता हूँ, पहले अल्फा बीटा और गामा के गुण पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम गाइगर एवं नटाल का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब आता है भेदन क्षमता, छठा पॉइंट। अल्फा कणों की जो भेदन क्षमता है वो बीटा और गामा की तुलना में कम होती है। बीटा व गामा से इसकी भेदन क्षमता क्या होती है, कम होती है, ठीक है।
ये लगभग एल्यूमिनियम की 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर बहुत कम हो गया। 0.1 मिलीमीटर का मतलब कितना हुआ? 0.1 गुणा 10 की पावर -3 मीटर, जो कि बहुत कम मान हो गया। इतनी पतली एल्यूमिनियम की शीट द्वारा ही अल्फा कण रोक लिए जाते हैं। एल्यूमिनियम की 0.1 मोटी चादर द्वारा भी रोके जा सकते हैं, उसको भी भेद नहीं पाते हैं। इनकी भेदन क्षमता कम होती है। भेदन क्षमता कम क्यों होती है? क्योंकि वही बात, इनकी आयनन क्षमता अधिक है। आयनन क्षमता अधिक होने के कारण इनकी भेदन क्षमता क्या होगी? कम ही होगी, क्योंकि ये ऊर्जा का आदान प्रदान ज़्यादा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनका आवेश ज़्यादा है और द्रव्यमान अधिक होने के कारण वेग कम है, तो इसके कारण इनकी भेदन क्षमता भी कम होगी। तो अल्फा कणों की भेदन क्षमता बीटा और गामा की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। और ये किसी कार्ड शीट या एल्यूमिनियम की 0.1 शीट द्वारा ही रोक लिए जा सकते हैं। इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि इनका अपेक्षाकृत भारी होना है। अल्फा कण क्या है? भारी हैं। अपेक्षाकृत क्या है? भारी है। और इनकी आयनन क्षमता क्या है? अधिक है, जिसके कारण किसी पदार्थ में से ये जब गुजरते हैं, किसी पदार्थ में से गुजरते हैं तो इनकी ऊर्जा की जो हानि है वो बीटा और गामा की तुलना में कम ज़्यादा होती है। ऊर्जा की हानि है, ऊर्जा है वो तेज़ी से घटती है। अरे बात आई समझ में? अरे क्योंकि ये ऊर्जा का आदान प्रदान ज़्यादा कर रहे हैं। भाई पैसा मैं ज़्यादा बांटता हुआ चल रहा हूँ तो थोड़ी दूरी चल पाऊँगा, तो मेरे जो पैसे हैं, बैग में से पैसे हैं वो तेज़ी से कम होंगे। लेकिन बीटा है वो कम बांटता है पैसे, तो उसके बैग में पैसे धीरे धीरे कम होंगे। तो जब किसी पदार्थ में, ये कोई पदार्थ है, इसमें से अल्फा कण गुजरेगा तो अल्फा कण की ऊर्जा तेजी से घटती है। किसकी तुलना में? बीटा और गामा की तुलना में। तो इस कारण उसको ज़्यादा ये भेद नहीं पाते हैं, ठीक है। इस कारण इनकी भेदन क्षमता कम होती है। तो भेदन क्षमता कम होने का कारण क्या है कि ये अपेक्षाकृत भारी हैं और इनकी आयनन क्षमता क्या है? ज़्यादा है, मतलब ऊर्जा ज़्यादा वितरित करते हैं ये। इसके कारण इनकी भेदन क्षमता क्या होती है? कम होती है। और जब किसी पदार्थ द्वारा ये रोके जाते हैं, भाई एल्यूमिनियम की शीट द्वारा रोके जाते हैं, तो वो उस पदार्थ में क्या करते हैं? उसमें प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जब अल्फा कण आएगा, एल्यूमिनियम की शीट से टकराएगा तो एल्यूमिनियम की शीट को क्या कर देगा? गर्म कर देगा। तो पदार्थ द्वारा रोके जाने पर अल्फा कण है वो उसमें प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ये बात हो गई इसकी भेदन क्षमता की। अब फोटोग्राफिक प्लेट पर जब अल्फा कण किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरते हैं, पड़ते हैं, तो उसके ऊपर हल्का प्रभाव डालते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ये हल्का प्रभाव डालते हैं। ये क्या करते हैं? जिंक सल्फाइड, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड जैसे पदार्थों पर गिरने पर उनके ऊपर क्या करते हैं? प्रतिदीप्ति यानी कि चमक उत्पन्न करते हैं। यानी कि अल्फा कण है जब जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड जैसे पदार्थों के ऊपर गिरते हैं तो वहाँ पर ये चमक पैदा करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, स्वर्ण पन्नी वाला प्रयोग किया था हमने, तो वहाँ पर जिंक सल्फाइड का पर्दा लिया था और जब भी कोई अल्फा कण उसके ऊपर जा करके गिरता है तो वहाँ पर चमक उत्पन्न करती है। उस चमक को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं। अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट है, अल्फा उत्सर्जन के पश्चात जेड और ए पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए बेटा, मैं सिखाता हूँ आपको। देखो, ये मान लो कोई भी एक मॉडल रिएक्शन लिखता हूँ, ZXA। X यहाँ पर रासायनिक प्रतीक है नाभिक का। आपको मैंने बताया रासायनिक प्रतीक है नाभिक के प्रजाति का, ये चैप्टर का पहला लेक्चर उसमें बताया था। Z परमाणु क्रमांक है और A द्रव्यमान संख्या है। अब इस नाभिक में से किसका उत्सर्जन हो गया? अल्फा कण का। ये लो जी, अल्फा कण उत्सर्जित करवा दिया। इस नाभिक के अंदर से क्या निकल गया? अल्फा कण निकल गया। अब मैंने आपको बताया था कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया होती है उसमें आवेश संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जितने भी संरक्षण के नियम है सबका पालन होता है। तो यहाँ पर आवेश संख्या 2 है और यहाँ पर Z है। अब इस 2 में मैं कितना जोड़ूं कि वो Z प्राप्त हो जाए? Z-2। Z-2 को 2 से जोड़ूंगा तो क्या बचेगा? Z बचेगा। तो अभिक्रिया होने से पहले आवेश कितना है? ZE है। अरे Z आवेश संख्या है, आवेश का नंबर है, ठीक है ना। तो Z और अब इसके बाद में कितना है? ZE है। अब 4 में क्या जोड़ूं कि वो A बन जाए? A-4। A-4 और 4 कितना होगा? A होगा। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक बदल गया और द्रव्यमान संख्या बदल गई, इसलिए प्रतीक भी बदल जाएगा, Y आ गया। तो अल्फा कणों के उत्सर्जन के पश्चात जो पितृ नाभिक है उसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है? 2 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या कितनी कम हो जाती है? 4 कम हो जाती है।
तो अल्फा उत्सर्जन के पश्चात नाभिक का परमाणु क्रमांक Z 2 से तथा द्रव्यमान संख्या 4 से घटती है एवं नाभिक के आकार में कमी आती है। नाभिक के आकार में कमी आएगी क्योंकि न्यूक्लियनों की संख्या यानी कि न्यूक्लियनों की संख्या A, द्रव्यमान संख्या कम हो गई ना। अब इसके बाद में अल्फा कणों का स्पेक्ट्रम, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। अल्फा कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम क्या होता है? विविक्त रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, विविक्त रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, और जो कि किसका संकेत करता है? नाभिक के अंदर विविक्त ऊर्जा स्तरों का संकेत देता है कि जिस प्रकार से परमाणु के अंदर ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? परमाणुीय ऊर्जा स्तर, 1s 2s 3s, ठीक है ना। परमाणु के अंदर जिस प्रकार से ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, ऐसे हमने सीखा था पिछले पाठ में 1s 2s 2p, ठीक इसी प्रकार से नाभिक के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर भी क्या पाए जाते हैं बेटा? ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये नाभिक है, इस नाभिक के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है? अल्फा कणों का स्पेक्ट्रम विविक्त रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। जिस प्रकार से बोर मॉडल में हमने पढ़ा था कि भी परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कुछ लाइनों के रूप में रेखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लाइमन बामर पास्सन श्रेणी, उसी प्रकार से अल्फा कणों का स्पेक्ट्रम भी रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि कुछ इसके स्पेक्ट्रम में कुछ निश्चित लाइनें ही प्राप्त होती है, जो कि इस बात का संकेत करती है कि नाभिक के अंदर जो ऊर्जा स्तर है वो क्या है? विविक्त ऊर्जा स्तर है, सतत रूप से नहीं है वो। इस बात को ऐसे समझ सकते हो आप, यानी कि अल्फा कण है ना वो कुछ निश्चित ऊर्जा के ही पाए जाते हैं। ये नहीं कि भी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ये अल्फा कण है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, 6 का भी है, 7 का भी है, 7.1 7.2 7.3, यानी कि प्रत्येक ऊर्जा के अल्फा कण नहीं पाए जाते हैं, कुछ निश्चित ऊर्जा के ही अल्फा कण होते हैं। समझ में आई बात? यानी कि इनका स्पेक्ट्रम क्या होता है? रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। अगर स्पेक्ट्रम सतत होता तो इसका मतलब ये होता कि प्रत्येक ऊर्जा का अल्फा कण पाया जाता है, भाई 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी पाया जाता है और अनंत इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी पाया जाता है। समझ में आई क्या बात? तो ये बेटा बात हो गई किसकी? अल्फा कणों के गुण की, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके? बीटा कणों के गुण की। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब बीटा कण की मैं बात करता हूं। बीटा कण बेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बीटा नेगेटिव कण, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पैरों में हम क्या लिखते हैं? चार्ज नंबर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -e। तो इस e के गुणा में क्या है? -1 गुणा e लिख सकता हूं। तो -1 क्या हो गया? चार्ज नंबर। और सिर पर क्या रखते हैं? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं? प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन है, ये ना तो प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन है, तो इसके ऊपर 0 लिख दिया। और दूसरा बीटा कण कौन सा होता है? बीटा प्लस, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। बीटा नेगेटिव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और बीटा पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है इसका चार्ज नंबर होता है +1, यानी कि इसके ऊपर कितना आवेश होता है? +e। और आवेश द्रव्यमान संख्या क्या होती है? 0। तो पॉजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल क्या होता है? कोई भी 2 कण जो परस्पर अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं और उनके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। यानी कि ये इतने भयंकर दुश्मन है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को अगर हम मिलाएं तो ये दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देंगे और हमें क्या हाथ आएगी? ऊर्जा हाथ आएगी, यानी कि ये इनका द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? -e होता है, पॉजिट्रॉन पर क्या होता है? +e होता है। तो इसको बीटा नेगेटिव बोलते हैं और इसको बीटा पॉजिटिव बोलते हैं। अब आवेश बीटा नेगेटिव पर आवेश मैंने बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और ऋणात्मक होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और पॉजिट्रॉन पर आवेश होता है वो परिमाण में इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, परंतु प्रकृति में क्या होता है? धनात्मक होता है। द्रव्यमान की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है वही बीटा नेगेटिव कण का होता है और जो द्रव्यमान पॉजिट्रॉन का होता है वही बीटा पॉजिटिव का होता है। बात आ गई? ये बात आई समझ में आपको? इसके ऊपर -e आवेश, इसके ऊपर +e आवेश, दोनों का द्रव्यमान क्या है? समान है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। अब E एवं B में व्यवहार, जब
विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में से बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव गुजरते हैं, तो चूंकि दोनों ही ये आवेशित हैं तो दोनों ही क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। परंतु आप ये देखो कि बीटा नेगेटिव के ऊपर कैसा आवेश है, माइनस आवेश, बीटा पॉजिटिव पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव आवेश, ठीक है ना। और अल्फा कण पर भी कैसा आवेश है, पॉजिटिव आवेश। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर बीटा प्लस का जो विक्षेप है वो अल्फा कणों के दिशा में होता है, यानी कि जिस दिशा में अल्फा कण विक्षेपित होते हैं उसी दिशा में बीटा प्लस विक्षेपित होंगे। और परंतु बीटा नेगेटिव कणों का जो विक्षेप है वो बीटा पॉजिटिव या अल्फा कणों से विपरीत होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, माइनस आवेश। क्योंकि जो माइनस आवेश है उसके ऊपर बल लगेगा F बराबर माइनस ई, और जिसके ऊपर प्लस आवेश है उसके ऊपर लगेगा प्लस ई। तो ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हो गए ना, तो बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव का विक्षेप एक दूसरे से अपोजिट होगा। और अगर हम अल्फा कण की बात करें तो बीटा प्लस का विक्षेप अल्फा कण के जिस दिशा में अल्फा कण विक्षेपित होता है उसी दिशा में बीटा ये विक्षेपित होगा। आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये एक प्लेट है, इसके ऊपर धनात्मक आवेश है, इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है। अब अगर अल्फा कण जा रहा है, ठीक है ना, तो अल्फा कण के ऊपर धनावेश है तो ये इधर विक्षेपित होगा। और अब ये बीटा पॉजिटिव जा रहा है, बीटा पॉजिटिव हल्का है तो ये इधर ज़्यादा विक्षेपित होगा, ठीक है ना। अल्फा की तुलना में क्या विक्षेपित होगा, ज़्यादा विक्षेपित होगा। बात आई समझ में, ये बीटा प्लस। और बीटा नेगेटिव अगर जा रहा है तो बीटा नेगेटिव इस तरफ विक्षेपित होगा, ये बीटा नेगेटिव। समझ में आई क्या बात। तो ये तो बात हो गई इनके विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में इनके व्यवहार की, ठीक है। अब वेग की बात करें तो बीटा कणों का जो वेग होता है, बीटा कण बोल रहा हूं तो बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। बीटा कणों का वेग प्रकाश का जो वेग होता है उसके 1% से लेकर उसके 99% तक होता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत कम वेग के भी अल्फा कण है, बीटा कण है, और बहुत ज़्यादा वेग के भी बीटा कण है। यानी कि इनकी वेग व गतिज ऊर्जा में क्या है, बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है। एक ही स्रोत से, मान लो एक कोई स्रोत है, उससे बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, तो उस स्रोत से जो बीटा कण, हजारों बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, तो उन उत्सर्जित बीटा कणों के वेग और उनकी गतिज ऊर्जा में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। यानी कि बहुत कम गतिज ऊर्जा के भी बीटा कण होते हैं, शून्य गतिज ऊर्जा के भी बीटा कण होते हैं, और बहुत अधिकतम मान की गतिज ऊर्जा के भी बीटा कण होते हैं। यानी कि इनकी गतिज ऊर्जा है वो शून्य से लेकर के अधिकतम मान तक होती है, अर्थात प्रत्येक ऊर्जा का बीटा कण संभव है। इस कारण इनका स्पेक्ट्रम भी कैसा होता है, सतत स्पेक्ट्रम होता है। बीटा कणों का स्पेक्ट्रम सतत होता है, अल्फा कणों का कैसा होता है, रेखिक होता है। अल्फा कणों का क्या होता है, रेखिक स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रम की बात आई समझ में आपको। अब हम इसकी परास की बात करते हैं। परास की बात करते हैं तो देखिए, तो बीटा कणों की परास की बात हो रही थी। हालांकि बीटा कणों की जो परास होती है वो निश्चित नहीं होती है, ठीक है, परंतु फिर भी अगर हम बात करें तो बीटा कणों की जो परास है वो अल्फा कणों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। सेंटीमीटर के कुछ दशकों तक, कुछ दशकों का मतलब 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है ना। अब जबकि अल्फा कणों की परास कम थी, 2.7 सेंटीमीटर थी, 2.7 से 8.6 सेंटीमीटर। इसका कारण क्या है, क्योंकि बीटा कण है, बीटा कण का आवेश क्या होता है, अल्फा कण की तुलना में कम होता है, आवेश का मान कम होता है। तो अब जब ये गैस में से गुजरते हैं तो गैस के जो परमाणु होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल कम लगा पाएंगे, और इनका द्रव्यमान कम होने के कारण वेग ज़्यादा है। तो मेरे पास बैग में पैसा कम है और मैं गरीबों के बीच में से दौड़ के निकलता हूँ, तो पैसे कम ही वितरित हो पाएंगे। तो एक तो इनकी आयनन क्षमता भी कम होगी, ये पॉइंट भी साथ में क्लियर है कि इनकी आयनन क्षमता अल्फा से कम होती है और गामा से अधिक होती है। इनकी आयनन क्षमता है वो अल्फा की आयनन क्षमता की 1/100 गुणी होती है और गामा की 100 गुणी होती है। यानी कि बीटा की आयनन क्षमता अल्फा से कम होती है और गामा से अधिक होती है, ठीक है। परास निश्चित नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर हम इसकी बात करें तो अल्फा कणों की जो तुलना में इनकी परास काफ़ी अधिक, लगभग कुछ सेंटीमीटर से लेकर के सेंटीमीटर के कुछ दशकों तक होती है, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 सेंटीमीटर तक। क्योंकि परास निश्चित क्यों नहीं होती, क्योंकि इनका वेग भी निश्चित नहीं है। गतिज ऊर्जा इनकी 0 से लेकर के अधिकतम मान तक है,
अब जिसकी ऊर्जा कम है तो वो गैस के अंदर थोड़ी सी दूरी ही तय कर पाएगा, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है वो गैस में ज़्यादा दूरी तय कर पाएगा, तो उसकी परास ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए परास निश्चित नहीं होती। आयनन क्षमता की बात हो ही गई। अब भेदन क्षमता की अगर बात करें तो इनकी भेदन क्षमता है वो अल्फा से तो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये अल्फा की तुलना में कम भारी होते हैं, अर्थात इनका द्रव्यमान कम होता है और इनका वेग अधिक होता है और आयनन क्षमता कम होती है। पैसे में कम बांटूंगा तो इस बैग को लेकर के ज़्यादा दूरी तक जा पाऊंगा। ठीक है ना? तो इनकी जो भेदन क्षमता है वो अल्फा से अधिक होती है, 100 गुनी होती है, और गामा से कम होती है। गामा से भेदन गुना कम होती है और अल्फा से 100 गुना अधिक होती है। और ये 1 सेंटीमीटर मोटी शीट को, एल्यूमिनियम की शीट को भी भेद देती हैं। तो इनकी भेदन क्षमता है वो अल्फा की तुलना में क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अगर बीटा कण अगर आपतित होते हैं तो उसको भी ये प्रभावित करते हैं, वो अल्फा कण भी करते हैं। अल्फा कण थोड़ा हल्का प्रभावित करते हैं। और जिंक सल्फाइड, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, विलेमाइट और कैल्शियम टंगस्टेट, इन पदार्थों के ऊपर जब ये गिरती है तो ये क्या उत्पन्न करती है? चमक या प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। अब बात करते हैं कि किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से अगर बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसके परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने अल्फा कण का देखा था। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ZXA ये नाभिक है, इसमें से मैं बीटा नेगेटिव कण उत्सर्जित करवा रहा हूँ। नेगेटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन। अब Z में क्या जोड़ूं, -1 में क्या जोड़ूं कि वो Z बन जाए Z+1, 0 में क्या जोड़ूं कि वो A बन जाए A। अब Z+1 परमाणु क्रमांक चेंज हो गया तो प्रतीक भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, रासायनिक सिंबल, रासायनिक प्रतीक। तो आप देख सकते हैं जब बीटा नेगेटिव उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है लेकिन द्रव्यमान संख्या प्रभावित रहती है। अगर मैं बीटा पॉजिटिव को उत्सर्जित करवाऊं तो देखिए ये +1 0, ये बीटा पॉजिटिव कण उत्सर्जित हुआ। +1 में क्या जोड़ूं कि वो Z बन जाए Z-1 और A। तो यहाँ पर देखो, चाहे बीटा नेगेटिव उत्सर्जित हुआ हो चाहे बीटा पॉजिटिव उत्सर्जित हुआ हो, द्रव्यमान संख्या क्या रहती है? अप्रभावित रहती है। ये देखो, पहले भी A थी बाद में भी A है, पहले भी A थी बाद में भी A है, परंतु परमाणु क्रमांक में इकाई परिवर्तन हो जाता है। बीटा नेगेटिव में परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है और बीटा पॉजिटिव में परमाणु क्रमांक 1 कम हो जाता है। तो बीटा कणों के उत्सर्जन से Z में तो इकाई परिवर्तन होता है और द्रव्यमान संख्या A क्या रहती है? अप्रभावित रहती है। तो ये अपने बीटा कणों की बात हो गई बेटा। ठीक है ना? वैसे अल्फा वाले अगर ये सारे पॉइंट समझ में आ जाते हैं तो फिर बीटा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब गामा कणों की बात करता हूँ। अब गामा कण क्या होते हैं? गामा कण हैं वो उच्च आवर्ती और अति लघु तरंग दैर्ध्य के फोटोन होते हैं। गामा कण किसको बोलते हैं? फोटोनों को। ठीक है ना? फोटोन की चर्चा हम पहले कर चुके हैं 13वें अध्याय में। तो गामा कण क्या है? उच्च आवर्ती या फिर अति लघु तरंग दैर्ध्य के क्या होते हैं? फोटोन होते हैं। और उनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1 एंगस्ट्रॉम परास में होती है। ठीक है, और इनका आवेश होता है वो शून्य होता है, यानी कि ये अनावेशित कण होते हैं। गामा कण यानी कि फोटोन अनावेशित कण होते हैं। विराम द्रव्यमान इनका शून्य होता है, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको। विराम द्रव्यमान शून्य होने का मतलब रुक गया तो मर गया, यानी कि ये विराम स्थिति में इनका अस्तित्व नहीं होता है। विराम द्रव्यमान क्या होता है? इनका शून्य होता है। अब चूंकि ये अनावेशित है अतः विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से क्या रहते हैं? अप्रभावित, क्योंकि विद्युत क्षेत्र विद्युत बल लगाता है F = QE, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल लगाता है F = QVB। अब आवेश ही नहीं है तो विद्युत बल और चुंबकीय बल नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा? ये अप्रभावित, यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति से ये प्रभावित नहीं होते हैं, विक्षेपित नहीं होते हैं, सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेग की कि गामा कणों का वेग है वो प्रकाश के वेग अर्थात c के क्या होता है? बराबर होता है। और इनकी आयनीकरण की क्षमता बहुत ही कम होती है। आयनीकरण की क्षमता कम क्यों होती है? क्योंकि एक तो इनके ऊपर आवेश नहीं होता। जब ये गैस में से गुजरेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगा पाएंगे और बहुत ज़्यादा वेग से गुजरते हैं। यानी कि मेरे पास बैग में पैसा बहुत कम है और मैं दौड़ के गुजरूंगा तो गरीबों को पैसा हो सकता है कोई एक आधे को मिल जाए थोड़ा बहुत। तो इनकी आयनीकरण की क्षमता है वो बहुत ही कम होती है, अल्फा और बीटा दोनों की तुलना में कम होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये अनावेशित होते हैं और बहुत अधिक वेग से क्या करते हैं? गति करते हैं। बहुत अधिक वेग से गति करते हैं, ये कारण है। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है इनकी परास। अब क्योंकि आयनीकरण की क्षमता ही कम है
ये तो चलती जाएंगी, तो इनकी परास क्या होती है, बहुत अधिक होती है, वायु में कई 100 मीटर तक इनकी परास होती है, ठीक है ना। आयनन क्षमता इसकी कम होती है, बहुत ही कम होती है, इस कारण इनकी परास क्या होती है, अधिक होती है। वेदन क्षमता भी इनकी अधिक होती है, क्योंकि आयनन क्षमता इनकी क्या है, कम है, परास अधिक है, तो वेदन क्षमता अधिक होगी। क्योंकि जब किसी पदार्थ में से जब गुजरेगी तो इनकी ऊर्जा में हानि कम होगी, यानी कि बैग के अंदर पैसों की कमी है, वो तेजी से नहीं हो पाएगी। तो ये लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की प्लेट को भी भेद देती है, तो इनकी वेदन क्षमता ज़्यादा होती है। अब मान लो कोई I0 तीव्रता की गामा किरण है या गामा कण है, वो किसी पदार्थ में x गहराई तक प्रवेश करता है। ये मान लो पदार्थ है और इसके अंदर गामा किरण है, वो I0 तीव्रता की गामा किरण है, वो कितनी गहराई तक, x गहराई तक प्रवेश करती है। तो x गहराई तक प्रवेश करने पर उसकी तीव्रता में कमी आती है, और वो कमी कितनी होती है, I बराबर I0 e की पावर माइनस म्यू एक्स, यानी कि x गहराई पर उसकी तीव्रता नई, पहले तीव्रता कितनी, जब प्रवेश करने से पहले तीव्रता कितनी थी, I0 थी, x गहराई तक प्रवेश करने के बाद में नई तीव्रता कितनी हो जाएगी, I बराबर I0 e की पावर माइनस म्यू एक्स। यहाँ पर म्यू क्या है, पदार्थ का अवशोषण गुणांक, जिस पदार्थ में ये प्रवेश कर रही है उसका अवशोषण गुणांक, यानी कि इसकी कितनी ऊर्जा को वो अवशोषित कर रहा है। अब ये जो पदार्थ का अवशोषण गुणांक है, वो पदार्थ की प्रकृति पर तो निर्भर करता ही करता है, अलग अलग पदार्थों का अवशोषण गुणांक अलग अलग होता है। इसके अलावा ये किसके ऊपर निर्भर करता है, लैम्डा पर भी निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, लैम्डा पर भी निर्भर करता है। यानी कि लैम्डा क्या है, यहाँ पर गामा किरण जो है या गामा कण है, इसकी क्या है, तरंग दैर्ध्य है, ठीक है ना। 7वां पॉइंट, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ठीक है ना, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। जिंक सल्फाइड, बेरियम, प्लेटिनो साइनाइड आदि के अंदर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। अब एक अलग ये पॉइंट है कि एक्स किरण जो होती है, उनके समान गामा किरणों का भी क्रिस्टल के तलों से विवर्तन होता है। एक्स किरण विवर्तन हमने पढ़ा था, जिस प्रकार से डेविसन जर्मर प्रयोग में हमने चर्चा की थी, ब्रैग समीकरण जब पढ़ी थी वहाँ पर। तो एक्स किरणों का जिस प्रकार से क्रिस्टल से ठोस से क्या होता है, विवर्तन होता है, क्रिस्टल से विवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार से गामा किरणों का भी विवर्तन होता है। अब विवर्तन क्या होता है, ये हम जब ये 11वां और 12वां चैप्टर पढ़ेंगे, 12वां चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर हम चर्चा करेंगे विवर्तन क्या होता है। परंतु इनके उद्गम स्रोत हैं वो भिन्न भिन्न है, यानी कि एक्स किरणों की उत्पत्ति अलग तरीके से होती है और गामा किरणों की उत्पत्ति अलग तरीके से होती है। एक्स किरणों की उत्पत्ति कैसे होती है, एक्स किरणों की उत्पत्ति एक परमाणुीय गुण है, ठीक है ना, जो परमाणु के ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण होता है। मान लो ये कोई धातु है, ठीक है ना, उच्च गलनांक वाली धातु है, इससे जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मान लो टकराते हैं या बहुत ज़्यादा बाहर से ऊर्जा दी जाती है, तो परमाणु के जो आंतरिक ऊर्जा स्तर हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, और उन इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण क्या उत्सर्जित होती है, एक्स किरणें उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। तो एक्स किरणों की उत्पत्ति परमाणु गुण है, जो परमाणु के ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण, परमाणु के ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है। जबकि गामा किरणें नाभिक के किसी उत्तेजित अवस्था से, नाभिक है मान लो उसका अल्फा क्षय हो गया, यानी कि नाभिक में से अल्फा कण उत्सर्जित हो गया या नाभिक में से बीटा कण उत्सर्जित हो गया, उत्सर्जित होने के बाद में वो नाभिक क्या हो जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। और उत्तेजित नाभिक है जब वो निम्न अवस्था में आता है, ठीक है, कम उत्तेजित यानी कि उच्च उत्तेजित अवस्था से निम्न उत्तेजित अवस्था में या निम्न अवस्था में आता है, तब वो किसका उत्सर्जन करता है, गामा किरण का, ठीक है। तो जब कोई नाभिक उत्तेजित अवस्था स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तब किसका उत्सर्जन होता है, गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। तो गामा किरणों का उत्सर्जन क्या है, नाभिकीय गुण है, जबकि एक्स किरणों का उत्सर्जन क्या है, परमाणुीय गुण है। अब इसके बाद में एक बात और करते हैं हम कि गामा किरणों की द्रव्य से अन्योन्य क्रिया, जैसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले एक चैप्टर में पढ़ा था, जब किसी धातु के ऊपर प्रकाश डालते हैं, प्रकाश क्या होता है, फोटोन होता है, फोटोन यानी कि गामा किरणें होती है, तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो गामा किरणों की द्रव्य से जो अन्योन्य क्रिया होती है, उसके परिणाम स्वरूप प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना, कॉम्पटन प्रभाव, युग्म उत्पादन आदि घटनाएं घटित होती है। और ए और जेड पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे कि मान लो ये जेड एक्स ए है और इससे ये गामा कण उत्सर्जित हो गई, अब इसके ऊपर आवेश और इसकी द्रव्यमान संख्या 0 है, तो यानी कि ये उत्तेजित अवस्था में था और अब ये कम उत्तेजित अवस्था में आ गया। यहाँ पर स्टार उत्तेजित अवस्था को बता रहा है, बिना स्टार मूल ऊर्जा स्तर के अंदर इसको बता रहा है, यानी कि कम उत्तेजित अवस्था के अंदर
उत्तेजित नाभिक ने गामा का उत्सर्जन करके निम्न उत्तेजित अवस्था में आ गया। तो जेड और ए क्या रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं। अब एक बात नोट करने वाली है कि ये जो तीनों प्रकार की जो ये क्या है नाभिकीय विकिरणें हैं पदार्थ में अवशोषण के बाद, भाई जैसे ये लोहे की सीट 30 सेंटीमीटर लोहे की सीट को भेज देती है, ये 0.1 mm एल्यूमिनियम की सीट से रुक जाती है और ये 1 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की सीट को भेज देती है। तो चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, पदार्थ में अवशोषण के बाद में ये तीनों का कॉमन गुण क्या है कि सभी क्या उत्पन्न करती हैं, उसमें प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ठीक है, मानव शरीर पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा हमारे शरीर पर अगर अल्फा बीटा या गामा किरणें अगर पड़ती है तो उससे प्रतिकूल प्रभाव जैसे कि शरीर का झुलस जाना, लंबे समय तक इन विकिरणों के संपर्क में रहने से कैंसर आदि रोग उत्पन्न हो जाना, तो ये इनका मानव शरीर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव है। तो अब इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब अगला जो हमारा 8वां लेक्चर होगा उसमें सबसे पहले हम गाइगर एवं नटाल का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि अल्फा कणों के गुण से संबंधित है। और गाइगर एवं नटाल का नियम पढ़ने के बाद में हम 3 प्रकार के 6 हैं, अल्फा 6, बीटा 6 और गामा 6, ये तीनों हम पढ़ेंगे। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये अभी मैंने ऊपर वो समीकरण लिखी थी, आपको दिखा नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं लास्ट में दोबारा बता देता हूँ। ये मान लो ZXA ये नाभिक है, Z परमाणु क्रमांक है, A द्रव्यमान संख्या है। इसमें से अगर बीटा नेगेटिव कण उत्सर्जित होता है, बीटा नेगेटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन, बीटा नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये -1 क्या है, चार्ज नंबर है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -e होता है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 गुणा E। तो ये -1 इसको क्या बोलते हैं, चार्ज नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर -1 है और इधर क्या है, Z है। अब -1 में क्या जोड़ूँ कि वो Z बन जाए, Z+1, और 0 में क्या जोड़ूँ कि वो A बन जाए, A। अब देखो यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो बढ़ गया, द्रव्यमान संख्या प्रभावित रही, तो परमाणु क्रमांक बदल गया तो प्रतीक बदल गया। तो बीटा नेगेटिव जब कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, और बीटा पॉजिटिव अगर हो उत्सर्जित तो बीटा पॉजिटिव अगर उत्सर्जित हो तो देखिए ये बीटा पॉजिटिव कण हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, बीटा पॉजिटिव कण हो गया। +1 में क्या जोड़ूँ मैं कि वो Z बन जाए, Z-1, और 0 में क्या जोड़ूँ कि वो A बन जाए, A। प्रतीक चेंज हो गया। तो बीटा पॉजिटिव में परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और बीटा नेगेटिव में परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, यानी कि Z का मान इकाई से परिवर्तित होता है। और गामा के अंदर क्या है, ये ZXA स्टार का मतलब क्या है, ये उत्तेजित नाभिक है। ये उत्तेजित नाभिक किसका उत्सर्जन करके, गामा यानी कि फोटोन का उत्सर्जन करके निम्न उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। ये यहाँ पर बिना स्टार का मतलब ये निम्न उत्तेजित अवस्था है। तो इस प्रकार से ये बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव और ये गामा कणों का उत्सर्जन बताया है। वो बोर्ड पर ऊपर दिखा नहीं था आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा से ये वीडियो के अंत में ऐड कर दिया इसको। ठीक है बच्चों।